Hello students, I am Vivek Manikar. So today we are going to discuss our topic delta connection in three-phase circuit. Basically delta connection क्या होता है? हम डेल्टा कनेक्शन में क्या करते हैं, तीन वाइंडिंग लेते हैं और उन तीन वाइंडिंग को इस तरह कनेक्ट करते हैं कि वो एक क्या करे, क्लोज पाथ फॉर्म करे। देखिए किस तरह से। ठीक, ये हमने क्या किया, तीन वाइंडिंग्स ली और तीन वाइंडिंग को इस तरह कनेक्ट किया कि इन्होंने एक क्लोज्ड पाथ फॉर्म किया। तो अब ये जो कनेक्शन होगा ये कहलाएगा आपका डेल्टा कनेक्शन। तो ये आपकी बेसिकली तीन वाइंडिंग्स हैं, नेमिंग दे देते हैं 1 2 2 3 एंड 3 1। 1 2 वाइंडिंग, 2 3 वाइंडिंग एंड 3 1 वाइंडिंग। सो ये आपका एक क्लोज पाथ फॉर्म हो गया, यही कहलाएगा आपका डेल्टा कनेक्शन। क्योंकि अब ये वाइंडिंग है तो वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट आपका कहलाएगा फेज करंट और वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कहलाएगा आपका फेज वोल्टेज। तो हम दे देते हैं सपोज 1 2 वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आपका I12, 2 3 वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आपका I23 एंड 3 1 वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका है I3। तो वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगा उसे हम बोलेंगे फेज करंट, क्योंकि ये फेज वाइंडिंग है इसलिए इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कहलाएगा फेज करंट। और इस वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, मतलब फेज वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कहलाएगा आपका फेज वोल्टेज। तो 1 2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे मैं कह रहा हूं V12, 2 3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे कह रहा हूं V23 एंड 3 1 वाइंडिंग के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो होगा आपका V3। ठीक है, ये हो गया आपका फेज करंट I12, I23 एंड I31 एंड ये हो गया आपका फेज वोल्टेज V12, V23 एंड V31। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों फेजेस में हम लाइन कंडक्टर पुट करेंगे। तो लाइन कंडक्टर हमने कनेक्ट किया 1 से लेकर 2 से लेकर और ये 3 से। तो 3 लाइन कंडक्टर हमने कनेक्ट कर दिए, इसकी नेमिंग देते हैं R Y और B। तो अब ये हो जाएगा आपका लाइन कंडक्टर। अब लाइन कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा वो कहलाएगा लाइन करंट। सो 1 से लेकर R के बीच में जो करंट फ्लो होगा वो होगा आपका IR, 2 से लेकर Y के बीच में जो करंट फ्लो होगा वो होगा IY और 3 से लेकर B के बीच में जो करंट फ्लो होगा वो कहलाएगा आपका IB। सो दीज करंट्स आर लाइन करंट। अगेन लाइन वोल्टेज, तो बेसिकली लाइन वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होती है, वोल्टेज बिटवीन एनी टू लाइंस आर नोन एज लाइन वोल्टेज। तो R Y B तीन लाइंस हैं, तो किसी भी दो लाइन के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज R Y के बीच Y B या B R, है ना। तो ये कहलाएगा आपका R Y के बीच का वोल्टेज V R Y, Y B के बीच का वोल्टेज V Y B और B R लाइन के बीच का वोल्टेज V B R। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइन वोल्टेज। तो आपको लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट समझ में आया किसे कहते हैं। अभी देख लेते हैं हम I12, I23 एंड I31। दीज आर कॉल्ड फेज करंट। IR, IY, IB, these are called line current। ठीक इसी तरह V12, V23 and V31 phase voltage and VR, VY, VB line voltage। ठीक है, तो ये कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज है, लाइन करंट और फेज करंट है, हमने उसको डिफाइन कर लिया। अब हमको रिलेशन फाइंड करना है फेज वोल्टेज और फेज करंट और लाइन करंट के बीच में, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम रिलेशन निकालेंगे फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में। तो फेज वोल्टेज क्या है भाई आपका V12, V23 एंड V31। लाइन वोल्टेज क्या है VR, VY, VB। ठीक है, इन दोनों के बीच का हमें रिलेशन फाइंड करना है। अच्छा, एक चीज और है, जब मैंने आपको स्टार कनेक्शन पढ़ाया था तो बताया था
कि जो भी हमारा सिस्टम है वो बैलेंस सिस्टम है ना। बैलेंस सिस्टम के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो बैलेंस सिस्टम की कंडीशन क्या होती है? 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है बैलेंस कंडीशन। नंबर 1, जितने भी फेज वोल्टेजेस हैं या लाइन वोल्टेजेस हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। सपोज अगर फेज वोल्टेज आपका V12 230 वोल्ट है तो V23 और V31 भी कितना होना चाहिए? 230। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। ऑल द क्वांटिटीज या फेज क्वांटिटीज विल बी सेम, विल बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। तो V12, V23 और V31 तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2, इन तीनों के बीच मतलब फेज वोल्टेजेस के बीच में 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कि भाई जो हमारा फेज वोल्टेज है उन तीनों के बीच में जो फेज एंगल होगा वो 120 डिग्री हो। सेकंड। नंबर 3, तो जो लोड का जो नेचर है वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर एक वाइंडिंग इंडक्टिव नेचर की है तो दूसरी और तीसरी वाइंडिंग भी कैसी होनी चाहिए? इंडक्टिव नेचर की, है ना। ऐसा नहीं है कि एक इंडक्टिव ले ली, दूसरी कैपेसिटिव और तीसरी रेजिस्टिव, नहीं। हमें तीनों वाइंडिंग का जो नेचर है वो सेम होना चाहिए, सेम लेना है। या तो तीनों रेजिस्टिव लें, या तो तीनों इंडक्टिव लें, या तो तीनों कैपेसिटिव लें। अभी हमने इंडक्टिव लिया है क्योंकि बेसिकली हमारे जितने भी लोड्स हैं 90% 95% लोड जो है हमारे वो इंडक्टिव नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब आपका सिस्टम जो होगा वो बैलेंस सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं अब हमें निकालना रिलेशन किसके बीच में? फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में। तो फेज वोल्टेज क्या रही आपका? V12, V23 और V31। अब क्योंकि सिस्टम बैलेंस्ड है तो ये जो तीनों वोल्टेज ये क्या होंगे? तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। मतलब अगर V12 230 है तो V23 और V31 भी क्या होगा? 230। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये हो गई। ठीक है, क्यों? बैलेंस लोड ले रहे हैं इस वजह से। ठीक है, तो V12 इज इक्वल टू V23 एंड V31, मतलब तीनों जो है वो सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, मतलब तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा। ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन जब फेज के लिए होती है तो वही कंडीशन आपकी लाइन के लिए भी होगी। ठीक है, इसी तरह VR, VY और VB ये भी क्या हो जाएंगे? तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हो जाएंगे। ठीक है, तो VR इक्वल रहेगा VY के और VR, VY इक्वल रहेंगे VB के, तीनों इक्वल रहेंगे। ठीक, अब हमें सर्किट देखकर ही समझ में आ रहा है। देखिए V12 जो है आपका 1-2 लाइन के बीच में है और VRY कहाँ है आपका? RY लाइन के बीच में। तो ये देखिए दोनों कनेक्शन जो है, दोनों वोल्टेजेस क्या है? पैरेलल में है। और आपको एक चीज मालूम है कि पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो हम कह सकते हैं जो V12 वोल्टेज है वो किसके इक्वल है? VRY के। इसी तरह V23 देखिए, V23 वोल्टेज किसके इक्वल होगा? VYB के। इसी तरह V31 वोल्टेज किसके इक्वल होगा? VBR। ठीक है, सर्किट देखकर ही हमको समझ में आ रहा है क्या रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं कि V12 जो है वो किसके इक्वल है? VRY के। इसी तरह V23 किसके इक्वल होगा? VYB के। और V31 किसके इक्वल होगा? VBR। ठीक है, तो ये कंडीशन क्लियर हो गई। डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा? अब ये V12 क्या है आपका? फेज, और VRY क्या है आपका? लाइन। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा कि जो फेज वोल्टेज है वो इक्वल होगा लाइन वोल्टेज पे। तो हम कह सकते हैं कि फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज। ठीक है, या VPH इज इक्वल टू VL। ठीक है, तो एक कंडीशन आ गई हमारी डेल्टा कनेक्शन की कि भाई जो डेल्टा कनेक्शन में जो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज है वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना। देखिए सर्किट से ही आपको समझ में आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। क्लियर हुआ? अब सेकंड वाला कनेक्शन हम देखेंगे, सेकंड रिलेशन हम देखेंगे, रिलेशन बिटवीन फेज करंट एंड लाइन। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है रिलेशन बिटवीन फेज करंट एंड लाइन करंट इन डेल्टा कनेक्शन। तो हमें जैसे कि मालूम है जो हमारा फेज करंट है वो क्या है? देखिए सर्किट में I12, I23 एंड I31 दीज आर
फेज करंट, I12, I23, I31. This is phase current. Okay, and what is line current? Line current is IR, IY and IB. IR, IY, IB. This is line current. We also know that this is बैलेंस सिस्टम. ये बैलेंस सिस्टम है, तो बैलेंस सिस्टम के कारण क्या होगा कि जो थ्री फेज करंट है I12, I23 और I31, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, इक्वल होगा. ओके, मीन्स I12 इज इक्वल टू I23, I23 इज इक्वल टू I31. मीन्स तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, इक्वल होगा. और यही सेम कंडीशन लाइन के लिए भी होगी. मतलब IR, IY और IB ये तीनों भी क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, बट डिस्प्लेस्ड होंगे 120 डिग्री एंगल से, फेज एंगल से. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बैलेंस कंडीशन में I12, I23 एंड I31 फेज करंट इक्वल तो है मैग्नीट्यूड में, बट डिस्प्लेस्ड है 120 डिग्री एंगल से, फेज एंगल से. तो अब हमें रिलेशन निकालना है फेज करंट और लाइन करंट में. ठीक है, तो अब हम देखेंगे. देखिए यहाँ पर ये हमारा नोड 1 है, ये नोड 2 है और ये नोड 3. इन तीनों नोड के लिए हम सॉल्व करेंगे हमारे सर्किट को और ऑटोमेटिकली हमें रिलेशन मिल जाएगा लाइन करंट और फेज करंट में. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोड 1 के लिए हम सॉल्व करेंगे. तो नोड 1 पे देखिए आप, नोड 1 पे क्या हो रहा है, अगर हम यहां पर केसीएल अप्लाई करें, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज जीरो. या दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, द टोटल करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू द टोटल करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन पॉइंट. तो अगर सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इनकमिंग करंट का जो सम है, इनकमिंग करंट का सम किसके बराबर होगा, आउटगोइंग करंट के सम के बराबर. तो अगर मैं यहां पर लगाऊं केसीएल, तो कैसे लिखेंगे हम, समेशन ऑफ I इक्वल टू 0 एट नोड 1. तो नोड 1 पे अगर मैं केसीएल अप्लाई करूं तो क्या होगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट. इनकमिंग करंट का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, आउटगोइंग करंट के सम के बराबर. तो अब नोड 1 पे देखिए इनकमिंग करंट कौन सी है, देखिए I31 नोड की तरफ जा रही है और I12 और IR ये क्या हो रही है, नोड से बाहर की तरफ जा रही है. इसका मतलब I31 हो गई हमारी इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट हो गई हमारी I12 एंड IR. मतलब आउटगोइंग करंट का सम क्या हो जाएगा, I12 प्लस IR. यहां से IR की वैल्यू फाइंड कीजिए. तो IR इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I31 माइनस I12. ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पे क्या हुआ, IR इज इक्वल टू I31 माइनस I12. इसे हम कहते हैं वेक्टर डिफरेंस. वेक्टर क्वांटिटी हमारी ये क्या होगा, वेक्टर डिफरेंस. ठीक है, अब अगर इसका सम करना हो तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, वेक्टर सम अगर हम करें तो IR इज इक्वल टू हो जाएगा I31 प्लस माइनस ऑफ I12. ये हो जाएगा आपका वेक्टर सम. अब वेक्टर सम करने के लिए हमने क्या किया, बेसिकली वेक्टर सम करने के लिए हमने क्या किया, प्लस माइनस ऑफ I12. मींस जो हमारा I12 वेक्टर होगा, जो हम फेजर डायग्राम में भी प्लॉट करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट उसकी मिरर इमेज लेनी पड़ेगी. मींस हमें जस्ट उसे रिवर्स करना पड़ेगा और किसके साथ ऐड करना पड़ेगा, I31 के साथ. तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या देगा आपको, IR. ये चीज हम हमारे फेजर डायग्राम में प्लॉट करके देखेंगे. ठीक है, यहां तक समझ में आया कैसे हुआ. चलिए अब आगे देखते हैं. अब ये रिलेशन हमें फाइंड करना है, IR इज इक्वल टू I31 प्लस माइनस ऑफ I12. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फेजर डायग्राम प्लॉट करना पड़ेगा. फेजर डायग्राम के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कैसे बनाया जाता है. ठीक है, तो हमारी बैलेंस सिस्टम की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो थ्री फेज करंट है I12, I23 और I31 इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में और 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड होंगे. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बनाऊं फेजर डायग्राम तो किस तरह बनेगा, देखिए ये हो गया आपका I12,
ये हो गया आपका I23 और ये हो गया आपका I31। तीनों वेक्टर जो होंगे, तीनों फेज क्वांटिटी को मैंने क्या किया, फेजर डायग्राम में प्लॉट कर दिया। अब इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। अब मैग्नीट्यूड इक्वल है इसलिए लाइन की लेंथ भी इक्वल है, ओके। और इन तीनों के बीच में 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होगा। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है बैलेंस सिस्टम की, उसके अकॉर्डिंग हमने प्लॉट किया। अब आ जाइए यहाँ पर। अब यहाँ देखिए आप, I31 वेक्टर में किसको ऐड करना है हमें, माइनस ऑफ I12। तो यहाँ तो प्लस ऑफ I12 है, माइनस ऑफ I12 का मतलब क्या हुआ, यही सेम क्वांटिटी को जस्ट आप रिवर्स कर दें। मतलब जितनी लंबी लाइन आपने इस डायरेक्शन में खींची है, इसकी जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में उतनी ही लंबी लाइन आपको प्लॉट करनी पड़ेगी। तो ये जो प्लस I12 है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका माइनस ऑफ I12 में। तो देखिए ये मैंने उतनी ही लंबी लाइन पीछे एक्सटेंड कर दी, तो ये हो गया आपका माइनस ऑफ I12। अब हमें IR कैसे मिलेगा, जब हम I31 में माइनस ऑफ I12 को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, IR। तो ऐड करने का तरीका, ये जो पैरेलल लाइन है उसे आप I31 की तरफ एक्सटेंड कीजिए और ये वाली जो पैरेलल लाइन है इसको आप I12 से एक्सटेंड कीजिए। जहां कट करेगा वहां स्टॉप हो जाइए और यहाँ ओरिजिन से उसको मिला दीजिए तो आपको IR वेक्टर मिल जाएगा। कैसे देखते हैं, देखिए ये वाली पैरेलल लाइन हमें यहां से एक्सटेंड करनी है कुछ इस तरह, और ये वाली पैरेलल लाइन हमें यहां से एक्सटेंड करनी है कुछ इस तरह। तो यहां कहीं कट करेगी। अब यहां ओरिजिन से इसको मिला दीजिए, ये हो गया आपका IR वेक्टर। समझ में आया कैसे फाइंड किया। अब इनके बीच का एंगल देख लें, बेसिकली हम I31 और I12। अब एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल था I23 और I31 के बीच का 120 डिग्री। माइनस ऑफ I12 ने क्या किया, इसको बीच में से कट किया तो ऊपर कितना एंगल बचा, हाफ हाफ हो गया। 120 का हाफ कितना होगा, 60। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ओके। तो इस तरह हमें हमारा IR वेक्टर मिल जाएगा। इसी तरह हमें नोट 2 और नोट 3 पर भी KCL अप्लाई करना है और उसके बाद हमें इसका फेजर डायग्राम प्लॉट करना है। अब ये जो हमारी इक्वेशन है IR इक्वल टू I31 प्लस माइनस ऑफ I12, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ फेजर डायग्राम प्लॉट किया। अब ये जो हमारा फेजर डायग्राम है एक तरह का पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का लॉ क्या होता है वेक्टर एडिशन के लिए, उसका एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो उस फॉर्मूले में हमने ये पुट कर दिया, ये फॉर्मूला यहाँ पुट किया। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b। तो IR इज इक्वल टू a स्क्वायर I31 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर I12 का स्क्वायर प्लस 2 I31 इंटू I12 cos 60 क्यों, क्योंकि हमारा एंगल ये 60 आया अंडर रूट में, ठीक है। तो अब ये I31 I12 कौन सी क्वांटिटी है आपकी, फेज क्वांटिटी। तो अब मैंने I31 और I12 की जगह IPH पुट कर दिया और IR क्या है हमारी लाइन क्वांटिटी, तो उसकी जगह मैंने IL पुट कर दिया। तो यहाँ फॉर्मूले में रखा तो देखिए क्या हुआ, IPH का स्क्वायर प्लस IPH का स्क्वायर प्लस 2 IPH इंटू IPH इंटू cos 60 कितना होता है 1/2। तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया ये IPH एंड IPH मतलब 3 IPH का स्क्वायर अंडर रूट में, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपके पास, IL इज इक्वल टू √3 IPH। यही आपका रिलेशन होता है लाइन करंट और फेज करंट के बीच में डेल्टा कनेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि भाई डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन करंट होता है वो √3 टाइम्स होता है फेज करंट के, ठीक है। अब ये चीज हमने एक लाइन करंट के लिए निकाली, सिमिलरली IY और IB के लिए भी निकालेंगे। तो हमें पूरा सॉल्व करना जरूरी नहीं है, हम सिमिलरली करके डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं और उस इक्वेशन को हमें यहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है। देखिए IY इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, IY इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I12 माइनस ऑफ I23, ओके। अगेन वेक्टर डिफरेंस। अब अगर मुझे वेक्टर सम करना हो तो क्या करना पड़ेगा, I12 प्लस माइनस ऑफ I23
तो इससे मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक इसी तरह आई एल इज इक्वल टू रूट 3 IPH। सेकेंड आई बी के लिए देखें, आई बी इज इक्वल टू हो जाएगा I23 माइनस I31। अगेन वेक्टर डिफरेंस, वेक्टर सम करना हो तो आई बी इज इक्वल टू I23 प्लस माइनस ऑफ I31। दिस इज वेक्टर सम, शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने। ओके, आप पूरा लिखिएगा पेपर में। तो अब ये इक्वेशन मिल गई मुझे आई वाई के लिए और ये मिल गई आई बी के लिए। अब इन दोनों को मुझे हमारे फेजर डायग्राम में प्लॉट करना है। तो देखिए आई वाई मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं I12 में माइनस ऑफ I23 को ऐड करूंगा तो देखिए आपका I23 ये पॉजिटिव है, नेगेटिव कैसे होगा, जस्ट उसकी इमेज, रिवर्स इमेज या रिवर्स डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड करेंगे तो कैसे मिलेगा मुझे, देखिए कुछ इस तरह माइनस ऑफ I23। अब I23 को किसके साथ ऐड करना है मुझे, देखिए I12 के साथ। तो I12 के साथ ऐड करेंगे। अगेन ये वाली पैरेलल लाइन यहां से आगे बढ़ाइए और ये वाली पैरेलल लाइन यहां से आगे बढ़ाइए। तो ये मैंने बढ़ाई पैरेलल लाइन, यहां कट करेगा, यहां से मिला दीजिए आप, ये मिल जाएगा आपको आई वाई। अगेन जो एंगल मिलेगा हमें मिलेगा यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आई वाई के लिए। इसी तरह आई बी के लिए देखिए I23 में मुझे ऐड करना है माइनस ऑफ I31। तो I31 कहाँ है, ये है आपका I31। इसको रिवर्स करेंगे तो माइनस ऑफ I31 हो जाएगा, माइनस ऑफ I31। अगेन इन दोनों को ऐड कीजिए तो ये वाली पैरेलल लाइन यहां से एक्सटेंड करेंगे और ये वाली पैरेलल लाइन यहां से एक्सटेंड करेंगे। तो यहां कहीं कट करेगा, इसको यहां से मिला दीजिए तो ये हो जाएगा आपका आई बी। एंगल अगेन मिलेगा आपको 60 डिग्री। तो इस तरह हमें फेजर डायग्राम प्लॉट करना है और ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता है, तो इसको बहुत अच्छे से आप पढ़िए। ओके, थैंक यू।